गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग आजकल वन और वन्य जीव जो संसाधन है उसके बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं आजकल। और पिछले क्लास में मैं आप लोगों को रेड डाटा बुक और ग्रीन डाटा बुक इसके बारे में बताई थी और वनों को कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया था। आज का जो क्लास है उसमें हम लोग देखेंगे कि विश्व संरक्षण संघ जो है, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन जो है, वो पौधों को और प्राणियों को कितने भागों में बांटा है और उन कैटेगरी में कैसे कैसे जीव जंतुओं को रखा गया है उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो विश्व संरक्षण संघ जो है, जिसको कि वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन कहते हैं, तो पौधों को और प्राणियों को 6 भागों में बांटा है। और सबसे पहला जो भाग है वो है सामान्य जाति। तो सामान्य जाति, इस कैटेगरी में वैसी जातियां आती हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जिसमें पशु, साल, चीड़ और चूहा, तो ये है आपका। फिर है संकटग्रस्त जाति। तो संकटग्रस्त जाति से ही हमें ऐसा ज्ञात होता है कि वैसी जातियां जो लुप्त होने के कगार पर हैं या संकट की स्थिति में हैं, जैसे कि काला हिरन, मगरमच्छ, जंगली गधा, गैंडा और संघाई, जिसको कि हम लोग मणिपुरी हिरन कहते हैं। तो ये है आपका संकटग्रस्त। फिर तीसरा जो है वो है सुभेद्य जाति। तो सुभेद्य जाति में वैसी जातियां रखी गई हैं जिनकी संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है और इसकी संख्या या तो इसके आवास के कारण या इनकी जो पारिस्थितिक जो आवास है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण इनकी जो स्थिति है वो संकटग्रस्त हो जा रही है और हो सकता है कि संकटग्रस्त होते होते ये लुप्त भी हो जाएंगे, जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी और गंगा की डॉल्फिन। तो अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये जीव जो हैं समाप्त हो जाएंगे। और वैसे भी हम लोगों को ये बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। नंबर 4 है दुर्लभ जातियाँ। दुर्लभ जातियाँ, तो दुर्लभ का मतलब भी हुआ कि ऐसे जीव जो बहुत ही दुर्लभ रूप में दिखते हैं, बहुत रेयर दिखते हैं, तो उसको हम कहते हैं दुर्लभ। तो ऐसी जातियां जिनकी संख्या बहुत कम है और इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती हैं, तो ऐसी स्थिति में ये लुप्त हो जाते हैं। एक तो इनकी संख्या कम होती है, दूसरी ओर जो इनकी जो पारिस्थितिक आवास जो है या पारिस्थितिक माहौल जो है वो इनके अनुकूल नहीं होने से भी ये धीरे धीरे उस वातावरण में नहीं रह पाते हैं और लुप्त हो जाते हैं। धीरे धीरे इनकी संख्या खत्म हो जाती है, होने लगती है। नंबर 5 देखेंगे हम लोग स्थानिक जाति। स्थानिक जाति जो है वो है प्राकृतिक भौगोलिक सीमाओं से अलग किसी विशेष क्षेत्रों में ये पाई जाती है, मतलब स्थान विशेष पर ये जीव पाए जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए अंडमानी टील। तो अंडमानी जो टील है बत्तख की प्रजाति का है, तो ये अंडमान में ही मिलेगा। फिर है निकोबारी कबूतर, तो ये निकोबार में मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश में मिथुन, तो यह भी एक जानवर है जो कि बैल या गाय की प्रजाति का है, तो ये स्थान विशेष पर ये जीव मिलते हैं, दूसरे स्थानों पर ये जीव नहीं मिलते हैं। फिर है 6 नंबर है लुप्त जातियाँ। तो जो जातियाँ जो लुप्त हो गई हैं
जैसे ऐसी जातियां जिनकी आवास में खोज करने पर ये जो जाति है, ये जो जीव है, वो लुप्त हो गए हैं। मने उनके जो आवास पर जाया गया तो देखा गया कि वे वहाँ पर नहीं है, लुप्त हो गए हैं। तो ऐसी जातियों को हम लुप्त जातियाँ कहते हैं। या तो ये उस क्षेत्र विशेष से या महादेश से या फिर पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गए हैं, जैसे डायनासोर वगैरह है। तो ये जो जातियां हैं, ये जीवों की, ये पहले पृथ्वी पर थे, ये विशाल जो स्थलीय जीव थे, लेकिन धीरे धीरे पर्यावरण के परिवर्तन होने से ये समाप्त हो गया। उसमें है एशियाई चीता, जो नहीं देखने को मिलता है, गुलाबी सर वाला बत्तख और डोडो पक्षी। तो ये सारे जो जानवर हैं, जीव हैं, वो अब बिल्कुल लुप्त हो गए हैं। अब इसी में जो है वन और पर्यावरण मंत्रालय, तो इनके द्वारा वन्य जीवों को प्राकृतिक आवास और कृत्रिम आवास के संरक्षण के लिए जो काम किया जा रहा है, तो इनको इन सीटू और एक्स सीटू का नाम दिया गया है, जिसमें प्राकृतिक आवास में संरक्षित रखने के लिए प्रयास किया गया है, उसको इन सीटू कहते हैं। और कृत्रिम आवास संरक्षण के लिए जिनका विकास किया गया है, उसको एक्स सीटू कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो प्राणियों के संरक्षण के लिए उसको 3 भाग में हम लोग बांटे हैं। एक तो है राष्ट्रीय उद्यान, फिर है अभयारण्य और है जैवमंडल। तो ये 3 भागों में हमने वन्य प्राणियों को सुरक्षित रखने के लिए, उनके संरक्षण के लिए इसको 3 भाग में बांट दिए हैं। राष्ट्रीय उद्यान जो है, जिसको कि हम लोग नेशनल पार्क कहते हैं, तो इनका उद्देश्य क्यों किया गया है, तो प्राकृतिक आवास में वृद्धि हो वन्य प्राणियों के लिए, उनका प्रजनन हो और उनके लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र जो प्राकृतिक रूप से हो, तो वो माहौल तैयार किया जाता है। और इस प्रकार के जो उद्यान है, वहाँ मनुष्य का बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता है, वर्जित रहता है। वहाँ ना तो हम पशुचारण कर सकते हैं, ना पेड़ों की कटाई कर सकते हैं, और ना ही वहाँ से हम लोग वन उत्पाद एकत्र कर सकते हैं। बिल्कुल ही ये सरकार के नियंत्रण में होता है। और इस प्रकार जो है राष्ट्रीय उद्यान पहले 85 था, 85, लेकिन अभी वर्तमान में जो है भारत में 104 राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। दूसरा है विहार क्षेत्र या अभयारण्य। तो ये कैसा क्षेत्र है, तो ये भी वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए ही है। तो यह जो है निजी संपत्ति के रूप में भी हो सकता है, और यहाँ पशुचारण, कृषि, वन उत्पाद एकत्र करना, ये सारी चीज़ें सीमित रूप में होती हैं, सीमित छूट होता है उसमें। हम परमिशन लेकर, इजाज़त लेकर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। पशुचारण कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं और वन उत्पाद एकत्र कर सकते हैं, या फिर वृक्षों की कटाई ज़रूरत के लिए कर सकते हैं, जलावन की लकड़ियाँ, ये सब। भारत में इनकी संख्या है 448, और अभी वर्तमान में 500 से अधिक हो गया है। और अगर हम बिहार की बात करते हैं, बिहार राज्य में, तो बेगूसराय का कांवर झील और दरभंगा का कुशेश्वर, ये जो झील है, वो जो प्रवासी पक्षी हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हैं और रहते हैं। तीसरा है जैव मंडल। जैव मंडल, तो जैव मंडल जो है एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ प्राथमिकता के आधार पर जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे, उनके संरक्षण के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं, और वो स्थापित किए गए, उसको हम लोग जैव मंडल कहते हैं। तो विश्व में 65 देशों में लगभग 243 जैव मंडल, पूरे विश्व में 65 देश जो हैं, जिसमें कि लगभग मिला करके 243 सुरक्षित वन हैं, और हमारे देश में 14 जैव मंडल हैं जो प्रमुख हैं, जिसका तालिका मैं नीचे दी हूँ।
इस प्रकार है। ये 14 जैवमंडल हैं जिसमें राज्य और जैवमंडल अभयारण्य का नाम दिया गया है। उत्तराखंड में नंदा देवी है, मेघालय नोकरेक, असम मानस, असम किबू साइकोवा, अरुणाचल में देहांग दबांग, सुंदरबन में पश्चिम बंगाल, उसके बाद है तमिलनाडु मनार की खाड़ी, फिर है कर्नाटक नीलगिरी, अंडमान निकोबार है, ग्रेट निकोबार, उड़ीसा में सिमलीपाल, सिक्किम में कंचनजंगा, मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी, केरल में अगस्त्यमलाई, मध्य प्रदेश में अचनकमार और अमरकंटक। तो अगर इसको, ये हुआ आपका 14 जैवमंडल भारत का, और इसको यदि भारत के मानचित्र पर दर्शाया जाए तो इस प्रकार आप उसको दर्शा सकते हैं। भारत के मानचित्र में आप इसको अपने नोट्स बुक में ज़रूर बनाएंगे। और जिस प्रकार यहाँ नंबरिंग है 1 to 14, तो उसी प्रकार यहाँ पर भारत के मानचित्र में 1 से लेकर 14 तक के जो जैवमंडल है उसको दर्शाया गया है कि किस किस राज्य में कहाँ पर ये स्थित है। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे और देखेंगे। थैंक यू।